हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में हम कौन सा स्ट्रक्चर अपनाते हैं कोई भी प्रोग्राम करने के लिए। जब हम सी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें कम से कम इतना तो आना चाहिए ताकि हम सी लैंग्वेज में छोटे मोटे प्रोग्राम कर पाएँ। और इसमें हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। एक तो हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने वाला प्रोग्राम होगा, और एक हम लास्ट में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे 2 नंबर को सम करने वाला, जिसमें हम यूज़र से 2 नंबर लेंगे और उनको फिर सम करवा के प्रिंट करवाएंगे। तो इन दोनों प्रोग्राम का यूज़ करके हम समझ पाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी लैंग्वेज का, और हम कैसे प्रोग्राम्स करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमारे जितने भी डाउट्स होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हम प्रोग्राम क्रिएट जो करेंगे, प्रोग्राम जो भी बनाएंगे वो हम यहाँ पर बनाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। ये विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हो उस वीडियो को और अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। और एक सी की फ़ाइल बनाएंगे सी लैंग्वेज की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये आ रहा है आइकन, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी नाम दे दूँगा। जैसे मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, फर्स्ट, और फिर इसमें एक्सटेंशन दे देंगे .c। अब हम सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम सी दे देंगे। C++ अब बनाएंगे तो हम CPP दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर C++ का आइकन आ गया। तो अभी हम सी के लिए कर रहे हैं तो सी दे देंगे, सिंपली हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। और एंटर करेंगे तो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ये पहले सी फाइल क्रिएट है तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो फर्स्ट सी नाम की मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं, कमेंट देना हो तो हम कमेंट ऐसे देते हैं, जैसे दे सकते हो। ये मेरा कमेंट्स है। कमेंट देने के लिए हम /* और जो भी हमें कमेंट करना हो वो हम इसके अंदर कमेंट करते हैं, और फिर हम दोबारा स्टार देते हैं और / देते हैं। तो जब हम रन करते हैं सी को, जैसे यहाँ पर ये मैंने कमेंट दे रखे हैं, जब मैं सी को रन करूँगा तो हमारा कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा, इनको रन नहीं करेगा। ये सिंपल हमारे पढ़ने के लिए होते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जब हम कोड, जब बड़े बड़े कोड लिखते हैं तो हमारे इनका यूज़ करके हम ये समझ सकते हैं कि हमने किस कोड में क्या कर रखा है। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होती हमें। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे कमेंट्स हो गए। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सी लैंग्वेज में आता है वो आता है हमारा लिंक सेक्शन। अब लिंक सेक्शन क्या होता है? लिंक सेक्शन में होता है हमारा हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। ठीक है, अब हेडर फाइल्स क्या होते हैं? अब हमारे पास सी लैंग्वेज में कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हमारा जो काम होता है वो आसान हो सकता है, आसान हो जाता है। अब जैसे हमें प्रिंट करवाना होता है कुछ भी सी लैंग्वेज में, तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये किसी न किसी हेडर फाइल में पड़े होते हैं। तो अगर हमें उन फंक्शन का यूज़ करना है तो हमें उस हेडर फाइल को, जिसमें वो फंक्शन पड़ा हुआ है, उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना ही होगा, तभी हम उन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे प्रिंट एफ का यूज़ करना है, मुझे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, तो मुझे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करना है, तो मुझे इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसकी हेडर फाइल होती है stdio.h। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि हम हेडर फाइल को इंक्लूड कैसे करते हैं। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हम पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो वो होता है हमारा हैशटैग और हैशटैग के बाद लिखते हैं हम इंक्लूड कर रहे हैं हम हेडर फाइल को, तो इंक्लूड का यूज़ करेंगे। और फिर हम ग्रेटर देन और लेस देन लगाएंगे और इसके अंदर हम अपनी हेडर फाइल का नाम देते हैं। अब ये हमारा जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ है, स्कैन एफ के थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और प्रिंट एफ के थ्रू हम प्रिंट करवाते हैं कुछ भी। ये दोनों फंक्शन हमारे हमारे पड़े होते हैं stdio.h हेडर फाइल में। अब stdio क्या है? std मतलब होता है स्टैंडर्ड, io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब होता है हेडर। तो ये हमारी हेडर फाइल हो गई इन दोनों फंक्शन को यूज़ करने के लिए। इस हेडर फाइल को इंक्लूड किए बिना हम इन दोनों फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। ये मेनली हमें हर प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है, कॉमन है ये, क्योंकि हमें प्रिंट तो करवाना ही पड़ेगा। हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ी जाती है कुछ ना कुछ प्रिंट करवाने की। तो ये हमारा कॉमन है कि हमें सी लैंग्वेज में लिखना ही पड़ता है सबसे ऊपर। ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो हम जिसका फंक्शन हमें यूज़ करना होता है, हमें उसके हेडर फाइल्स पता होनी चाहिए और यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ता है। अब जैसे एक और हेडर फाइल होती है, उसका नाम है conio.h। तो सेम तरीका है, हैशटैग का यूज़ करेंगे, इंक्लूड और लेस देन, ग्रेटर देन, और इसके अंदर हम लिखेंगे conio.h।
तो यहाँ पर कॉन का मतलब होता है कंसोल और IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मेरा सिंपल मोटिव आपको हेडर फाइल के बारे में बताना था, मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडर फाइल सबसे टॉप पे आती है, जिसको हम लिंक सेक्शन कहते हैं। लिंक करना होता है हमें हेडर फाइल से, तो ये हमने लिंक कर दिया। अब इसके बाद जो मेन चीज़ जो होती है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोग्राम में लिख सकते हैं हम, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है, जो मैं बेस बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, वो होती है हमारी मेन फंक्शन। ये आ गया मेन फंक्शन। हमारे हर प्रोग्राम में, छोटे से बड़ा, जितना भी छोटा हो जितना भी बड़ा हो, हमारा जो भी सी के प्रोग्राम होंगे या C++ या पाइथन, हमारा मेन फंक्शन होएगा ही होगा, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो हमारे मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन करना। तो मेन फंक्शन हम लिखते हैं इस तरीके से, मेन, फिर राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद आता है हमारे कर्ली ब्रेसेस। अब ये कर्ली ब्रेसेस ये वाला होता है हमारा ओपन करने के लिए, ये वाला, ये हमारा ओपन कर्ली ब्रेसेस है, ये हमारा क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो जो भी हमें मेन फंक्शन के अंदर लिखना है वो हमें इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन फंक्शन हो जाता है। ये हमारे हर प्रोग्राम में होगा ही होगा, ये मेन है, कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हमें मेन फंक्शन में हम जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, अगर उसमें हम किसी वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं इंट को, यानी कि किसी नंबर को रिटर्न करवा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी इंट लिखना पड़ेगा मेन के आगे में, मेन से पहले इंट मेन। ठीक है, फ्लोट करवा रहे होंगे तो फ्लोट मेन, मतलब जो भी हमें रिटर्न करवाना है वो हम यहाँ पर मेन से पहले लिखेंगे। लेकिन अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा void, void, void। तो void हम जब यूज़ करते हैं जब हम मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे होते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम void फंक्शन का यूज़ करते हैं, नहीं तो एरर आ जाता है हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया। अब हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, तो मैंने आपसे कहा था कि हम प्रिंट एफ का फंक्शन का यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए कुछ भी। हमारा इस हेडर फाइल में है, तो इस हेडर फाइल को तो हमने इंक्लूड करवा दिया पहले, तो हम सिंपल इस फंक्शन का यूज़ करके मेन फंक्शन के अंदर ही प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स। अब हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमेशा हमारी डबल कोट्स के अंदर ही आती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, और इसको लास्ट में हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। इस चीज़ का और ध्यान रखना कि हमारी जो भी लाइन होती है वो हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करनी पड़ती है। अब हम इसे सेव करके रन करा के देखते हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके रन कोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रन हो गया, प्रिंट हो गया यहाँ पर, यानी कि हमारा प्रोग्राम रन कर गया। सही है, मतलब ये प्रोग्राम हमारा। अब हम 2 नंबरों का सम करवा के देखते हैं इस प्रोग्राम में। तो हमारी ये फाइल तो रहेगी मेन है, और ये मेन फंक्शन भी रहेगा। तो हमें 2 नंबरों को सबसे पहले यूज़र से पहले हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट एफ यूज़र से बोलते हैं कि एंटर एनी 2 नंबर्स। ठीक है, और हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को और डिक्लेयर कर देंगे। जो यूज़र नंबर डालेगा उन्हें हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। नहीं से अगर जो भी वैल्यू वो दे रहा अगर सेफ रखनी है हमें, तो हमें वो किसी कंटेनर में रखना होगा। मान लो कि वो एक कंटेनर है, तो उस कंटेनर का हमें यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। बिना कंटेनर, अगर कंटेनर के बिना रखोगे तो वो मिस हो जाएगी, आपसे मेमोरी में सेव नहीं होगी। ठीक है, तो मेमोरी में जितनी भी वैल्यूज होती है मेमोरी में सेव होती है, तो यहाँ पर हम उसका वेरिएबल नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर नेम देने के लिए हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, और उसका टाइप देना पड़ता है हमें। तो हमें नंबर को सेव करवाना है तो हम इंट देंगे, इंट, और इसके बाद हम देते हैं वेरिएबल नेम। जैसे मैं ए दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है हमें, ये तो मैंने बता रखा आपको। ऐसे ही एक दूसरा ले लेते हैं, इंट बी नाम का ले लिया मैंने एक वेरिएबल, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम का। ये भी इंट ही होगा हमारा, इसमें भी नंबर ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 वेरिएबल बन गए, ए, बी और सी, सम। ठीक है, तो जो यूज़र 2 नंबर डालेगा वो उन 2 नंबरों को हम पहले ए और बी में करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे, ताकि वो नंबर हमारे पास रहे। उस इन वेरिएबल्स के नेम के थ्रू हम उसे कॉल कर पाएँ जब भी हमें इसका यूज़ करना हो, जब भी ज़रूरत हो हमें।
और इन दोनों को प्लस करवा के हम इस सम वाले वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और फिर बाद में सम को प्रिंट करवा देंगे। अब आगे आपको प्रोग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने आपसे कहा था कि इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम स्कैनएफ यूज़ करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम %d और %d। अब %d क्या होता है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। हम इन टाइप की वैल्यू को हम %d से डिनोट करते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू को %f से, और कैर टाइप की वैल्यू को %c से। ये मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं, और भी होते हैं, ठीक है। तो ये इंट वैल्यूज़ हैं, जो यूज़र इनपुट डालेगा वो इंट वैल्यू है, तो हमें %d का यूज़ करना पड़ेगा। जितनी वैल्यू डालेगा वो उतने %d लगाने पड़ेंगे हमें। और फिर हम इसके आगे कॉमा लगाएंगे। ये तो डाटा टाइप बताएगा हमें कि ये इन टाइप का कंपाइलर को। और इसके बाद हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, और इसके आगे हम ए कॉमा एंड और बी। अब एंड टैग का यूज़ करते हैं हम, इस एंड % का यूज़ करते हैं हम ए के एड्रेस को बताता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ ए, यानी कि जहाँ पर हमारा वेरिएबल ए है उस एड्रेस पे हमारे जो ये यूज़र इनपुट डालेगा वो वैल्यू सेव हो जाए। यानी कि जब यूज़र पहली वैल्यू डालेगा वो हमारी इस %d का यूज़ करके कि ये इंट वैल्यू है पहले जाएगी एड्रेस ऑफ ए में और ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और जब यूज़र दूसरा इनपुट डालेगा तो वो %d का यूज़ करके एड्रेस ऑफ बी में स्टोर हो जाएगी। यानी कि दोनों वैल्यू हमारी एक ए में स्टोर हो रही है, एक बी में स्टोर हो रही है। तो एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, ठीक है। इसके आगे हम लगा देंगे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब इन दोनों को हमें ए और बी को प्लस करवाना है, तो हम यहाँ पर सिंपल ए प्लस बी कर देंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन हमें ए प्लस बी को सम प्लस तो करवा दें, लेकिन हमें प्लस करने के बाद उसे किसी जगह उस वैल्यू को स्टोर भी तो करना होगा, नहीं तो वो मिस हो जाएगी हमसे। तो यहाँ पर मैंने पहले से सम नाम का वेरिएबल बना रखा था, तो मैं इसी में इसको स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। तो अब जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो हमारे सम वेरिएबल में स्टोर हो गई, तो हम सम को प्रिंट करवा देंगे। अब सम को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ का। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले द सम ऑफ योर नंबर्स इज। तो यहाँ पर हमने ए और बी दोनों इंट वैल्यू थी और दोनों को प्लस करवाया था, तो वो भी इंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर भी हम %d का यूज़ करेंगे और यहाँ पर कॉमा लगा के किसको हमें प्रिंट करवाना है, हमें सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना। तो यहाँ पर हम सम लिख देंगे और हम इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये है छोटा सा एक सिंपल सा प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए। अब मैं इसे रन करवा के देखता हूँ कि प्रोग्राम रन कर रहा है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो पहले ही आगे एंटर 2 नंबर्स। तो सबसे पहले मैं एक नंबर डालता हूँ, 5 नंबर डाला मैंने, एंटर करा। तो अब जो मैंने ये एक नंबर डाला है ये यहाँ पर गया होगा %d और %d के थ्रू एड्रेस ऑफ ए में जाके स्टोर हो गया होगा। अब जब मैं दूसरा नंबर डालूंगा, जैसे मैं 7 डालूंगा और एंटर करूँगा, तो वो %d के थ्रू जाके यहाँ पर एड्रेस ऑफ बी में स्टोर हो जाएगा। और फिर इसके आगे का वर्क होगा, ए और बी प्लस हो जाएंगे, जो भी ए के अंदर और बी के अंदर वैल्यू होगी प्लस हो जाएगी और वो सम में स्टोर हो जाएगी। और फिर मैंने सम को प्रिंट करवा रखा है। तो जब मैं एंटर करूँगा तो इन दोनों का सम मुझे मिल जाएगा। तो देखो ये आगे द सम ऑफ योर नंबर इज़ 12, द सम ऑफ योर नंबर इज़, इसके आगे सम लगा रखा है मैंने, तो सम के अंदर की वैल्यू है हमारी 12। तो यहाँ पर 12 प्रिंट हो गई। तो ये था एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम दो नंबरों को प्लस करने का। और इसके थ्रू हम बेसिक सिंटैक्स भी समझ गए हैं कि हम सी लैंग्वेज में बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो भी हमें समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था।